जय हिंद बच्चों। आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में अध्ययन किया हुआ है। कोशिका हमारे जीवन की मौलिक इकाई है। इसके कोशिका की परिभाषा जो है वो है कि यह सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसको हम देखेंगे क्या वास्तव में यह जो कोशिका है वह सजीव की छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कि नहीं। कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। 1674 में ल्यूवेनहुक ने तालाब के जल में स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। तो सबसे पहले जो जीवित कोशिकाएं देखी थी वो ल्यूवेनहुक ने देखी थी। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई और वैज्ञानिकों ने अमीबा, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया जैसी कोशिकाओं को देखा और बताया कि ये एक कोशिका के बने जीव हैं तथा ये भी बताया कि जीवन की सभी क्रियाएं जैसे श्वसन करना, पोषण करना, उत्सर्जन करना, ये सब एक कोशिका द्वारा पूर्ण की जाती है। जो जीव एक कोशिका के बने होते हैं उनमें ये जीवन की सभी क्रियाएं एक कोशिका द्वारा पूर्ण की जाती है। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जैसे मनुष्य है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो इनमें जो है अंग पाए जाते हैं और ये अंग जो है ऊतक के बने होते हैं और ऊतक किसके बने होते हैं? कोशिका के। तो इसीलिए कहा गया है कि कोशिका जो है वो सजीव की संरचनात्मक इकाई है। मतलब जो सजीव बना है वो कोशिका का ही बना है। अब देखते हैं कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत जो है एम स्लीडन तथा टी स्वान ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है। मतलब मूलभूत मतलब संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका ही है। सेल थ्योरी भी दी गई। सेल थ्योरी कहती है कि सभी सजीव वस्तुएं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। सभी सजीव चीज़ों की कोशिका सबसे छोटी कार्यशील इकाई है। तीसरा, सभी कोशिका पहले से उपस्थित कोशिकाओं से डिवीजन विधि से बनती हैं। यह है सेल थ्योरी। अब विर्चो जो वैज्ञानिक थे 1855 में उन्होंने कोशिका के सिद्धांत को आगे बताया और बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। जैसा हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका का विभाजन होता है और उससे नई कोशिकाएं बनती हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज कब हुई है? 1940 में। उसके बाद कोशिका के अंदर के अंगक को देखा गया और उनको समझा गया। तो बताया गया कि कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है और उनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन अलग अलग कार्यों के कारण कोशिका के जो अंगक हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं तथा प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य को करता है। तो कोशिका के अंगक जो हैं उनको कोशिकांग कहते हैं। तो हम देख रहे हैं 5 प्रकार की कोशिकाएं हैं। सबका आकार अलग अलग है लेकिन सभी में केंद्रक पाया जा रहा है। ये केंद्रक इसमें भी पाया जा रहा है, ये इसमें भी पाया जा रहा है, ये इसमें भी केंद्रक पाया जा रहा है। तो ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। ये जो है हमारी प्लाज्मा झिल्ली जो है उसकी कोशिका है। ये कोशिका जो है ये हमारी टिश्यू की कोशिका है।
जिसको हम मसल सेल कहते हैं, उसकी कोशिका है। और ये कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। तो ये सब अलग अलग इनके आकार हैं, लेकिन सब में क्या पाया जा रहा है, केंद्रक सभी में पाया जा रहा है। अब हम देखते हैं जीवाणु की संरचना। तो एक जीवाणु जो जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, इसकी संरचना में हमको कहीं भी केंद्रक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोशिका भित्ति दिखाई दे रही है हमको। पॉलीसोम है, प्लाज्मिड है, मीजोसोम है, केंद्रकाभ है, लेकिन केंद्रक नहीं है। कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव है, राइबोसोम पाए जा रहे हैं, फिम्ब्री है, अंतर्विष्ट पिंड हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चिपके राइबोसोम्स हैं, फ्लैजेला है। तो ये अंगक जो है हमें जीवाणु की संरचना में दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि विषाणु की संरचना में क्या ये अंगक दिखाई दे रहे हैं। तो जो हमें बैक्टीरिया की संरचना में जो अंगक दिख रहे थे, वो अंगक हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि विषाणु भी एक जीव है और विषाणु को हम वायरस कहते हैं। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो इन वायरस की संरचना सब अलग अलग होती हैं, लेकिन सब में न्यूक्लियोइड सब में पाया जाता है और कैप्सिड सब में पाया जाता है, और अन्य कोई अंगक इसमें नहीं पाया जा रहा है। ये जो कैप्सिड है वो किसका बना हुआ है, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। तो विषाणु और जीवाणु की संरचना में हमने अंतर देखा, दोनों में ही केंद्रक नहीं पाया जा रहा है। केंद्रक ना होने के कारण से इनको प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। अब ये है पादप कोशिका। पादप कोशिका में हमको केंद्रक दिख रहा है, ये केंद्रक है। तो केंद्रक होने के कारण से इस कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। इसमें भी हमको कोशिका भित्ति दिख रही है जो हमें जीवाणु में दिख रही थी, कोशिका द्रव दिख रहा है और राइबोसोम्स भी दिखाई दे रहे हैं, और झिल्ली भी उसमें भी पाई जा रही थी, झिल्ली इसमें भी पाई जा रही है, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली कह रहे हैं। लेकिन अन्य अंगक जैसे हरित लवक, गोल्जी उपकरण, केंद्रीय झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, चिकनी अंतराप्रद्रवी जालिका, खुरदुरी अंतराप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, ये हमें बैक्टीरिया या जीवाणु और वायरस में देखने को नहीं मिले। तो ये अंगक इन सब में क्या होता है कि ये झिल्ली का आवरण पाया जाता है इन अंगकों में, तो ये अंगक हमें उसमें दिखाई नहीं दिए। खुरदुरी अंतराप्रद्रवी जालिका जो होती है, इस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और चिकनी अंतराप्रद्रवी जालिका में राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। यही अंतर दोनों में होता है। ये एक जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में भी राइबोसोम्स पाया जा रहा है, गोल्जी बॉडी पाई जा रही है जिसको गोल्जी काय कहते हैं, लाइसोसोम पाया जा रहा है, केंद्रक पाया जा रहा है, केंद्रिका पाई जा रही है, रिक्तिका पाई जा रही है। पादप कोशिका में जो रिक्तिका थी वो बड़ी थी, ये बड़ी है रिक्तिका, और जंतु कोशिका में रिक्तिका कैसी है, छोटी। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है। बस पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जा रहा था, सेंट्रोसोम नहीं पाया जा रहा था। ये सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये कोशिका विभाजन में काम करता है। पादप कोशिका में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा था, जिसे हम हरित लवक कहते हैं, लेकिन ये जंतु कोशिका में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरी चीज़, इसमें कोशिका भित्ति नहीं दिख रही है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका का आकार पंचकोड़ी था, जबकि जंतु कोशिका का आकार कैसा है, गोल है। इसमें रिक्तिका कैसी है, छोटी है, और उसमें रिक्तिका कैसी है, बड़ी है। इसमें केंद्रक बीच में है, कोशिका के बीच में है, और उसमें केंद्रक कैसा है, साइड में पाया जा रहा है। तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है प्रायः छोटा है और यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है,
इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित है। क्रोमोसोम 1 है, इसमें क्रोमोसोम 1 से अधिक है। इसमें अंगक, अन्य अंगक जैसे गोल्जी बॉडी जिसको हमने पढ़ा था, अंगक था और माइटोकॉन्ड्रिया था, लाइसोसोम था, अंतराप्रद्रवी जालिका थी, वो अंगक प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण करने वाला प्रोकैरियोटिक जीव जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उसमें क्लोरोफिल जो है झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है नहीं पाया जाता है, लेकिन इसकी पुटिकाएं पाई जाती हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जीवों में जो पादप कोशिका है उसमें क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? प्लास्टिड में होता है ना, जिसको हरित लवक हम कह रहे थे। वास्तविक केंद्रक जो है ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता और झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में केंद्रक भी पाया जाता है, झिल्ली युक्त अंगक भी पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक उदाहरण कौन है? वायरस और बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक के उदाहरण हैं कवक, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब जो कोशिकांग थे उनके कार्य हैं, तो सबसे पहला कोशिकांग राइबोसोम है। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। गोल्जिकाय, गोल्जिकाय का कार्य है पदार्थों का श्रावण करना और संचय करना। लिपिड्स बस जो है जिसको हम वसा कहते हैं, प्रोटीन हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, इन सब जो है इनका निर्माण करना और इनका संचय करने का कार्य गोल्जिकाय करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीटोसिन का कार्य करता है और ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो जिन जीवों में ऑक्सीटोसिन होता है वो उनकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया में हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जा रहा था। रसधानी, रसधानी जिसको हम रिक्तिका कह रहे हैं, उसमें स्रावित होने वाले कोशिका में जो पदार्थ स्रावित होते हैं वो पदार्थ को संचय करने का कार्य कौन करता है? रसधानी करती है। 5वां नंबर है पादप कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जा रही थी। इसका कार्य क्या है? दृढ़ता एवं आकृति प्रदान करना कोशिका को। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो हैं जिनको हम गुणसूत्र कहते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये हमारे आनुवांशिक पदार्थ हैं। इसके अलावा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहयोग करना। इसी के कारण से पेड़ पौधे जो है स्वपोषी जीव कहलाते हैं। इसके बाद केंद्रिका, जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है, उसका कार्य है आरएनए का संश्लेषण करना और प्रोटीन का निर्माण, राइबोसोम का निर्माण करना, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पदार्थों के प्रवेश और निष्कासन पर नियंत्रण जो है रखा जाता है। इसके द्वारा जो है इसके द्वारा जो है जो कोशिकाओं को आवश्यक पदार्थ है उनका ही प्रवेश होता है और जिनकी आवश्यकता नहीं होती है उसका निष्कासन कर दिया जाता है। तो कोशिका झिल्ली जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे थे, यह दोहरी परत, एक परत ये और एक परत ये दोहरी परत की बनी होती है और यह कोशिका के बाहरी और आंतरिक आवाजाही को नियंत्रित करती है। तो ये जो है ये कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी है। ये लिपिड्स हैं और ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इनकी बनी होती है। इसका कार्य जो है चयनात्मक नियंत्रण करना है। जो पदार्थ जिनकी आवश्यकता है कोशिका को उनको ही जो है अंदर जाने देगी और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको बाहर अंदर नहीं जाने देगी।
ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दोहरी झिल्ली का बना है, ये बाह्य झिल्ली है और ये आंतरिक झिल्ली है। इसमें ये क्रिस्टी है, यहाँ पर ऑक्सीशोषण की क्रिया होती है और यहाँ पर एंजाइम्स पाए जाते हैं अधात्री में। तो ये उन्हीं कोशिकाओं में पाया जाएगा जिनमें ऑक्सीशोषण की क्रिया होगी। ये गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी जो है इनमें जो है खांच बनी हुई, इनको ल्यूमेन कहते हैं। और ये लंबी लंबी जो है संरचना है, इनको सिस्टर्नी कहते हैं। गोल्जी बॉडी के ऊपरी भाग को सिस भाग और नीचे के भाग को ट्रांस भाग कहते हैं। ट्रांस भाग में कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। इसमें एंजाइम्स हैं और अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं जिनका संचय होता है। ये केंद्रक है। ये केंद्रक की संरचना में केंद्रिका पाई जा रही है। इस केंद्रिका में हमने बताया था कि आरएनए का निर्माण होता है और राइबोसोम का निर्माण होता है। इसके अलावा जो है ये दोहरी झिल्ली की बनी है, बाह्य केंद्रक झिल्ली है और ये आंतरिक केंद्रक झिल्ली है। तो ये दोहरी झिल्ली की बनी हुई है। ऐसे अंगक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ये अंतराप्रद्रवी जालिका है, लेकिन अंतराप्रद्रवी जालिका पे ये राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, इस कारण से खुरदुरी अंतराप्रद्रवी जालिका है। इसके अलावा ये जो संरचना पाए जा रहे हैं धागे जैसे, ये है क्रोमैटिन। जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तो ये क्रोमैटिन सिकुड़कर गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं और ये गुणसूत्र जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक कोशिका से दूसरी कोशिका जो नई बनती है उसमें चले जाते हैं। अब ये गुणसूत्र जो है ये डीएनए का बना होता है और बहुत लंबा डीएनए जो होता है वो छोटे से जो है एक संरचना में पैक हो जाता है, जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। ये गुणसूत्र जो है आनुवांशिक लक्षणों को एक कोशिका से जो नई कोशिका बनती है उसमें लेके जाते हैं और दूसरा ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को लेकर जाते हैं, जिससे जो है नया जो सजीव होता है वो अपने माता पिता के समान होता है। अब ये जो गुणसूत्र बना है, ये देखिए आप देख रहे हैं कि दो गुणसूत्र हैं, तो दो गुणसूत्र हैं, दो जोड़ी गुणसूत्र और कोशिका बनाती है जब विभाजन की क्रिया शुरू होती है। अब इसके बाद कोशिका का आकार बदलता है और बीच में से कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन होने से पहले क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों का विभाजन हो जाता है। आधे गुणसूत्र एक कोशिका में चले जाते हैं और आधे गुणसूत्र एक कोशिका में चले जाते हैं और उसके बाद कोशिका बीच में से विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रकार के विभाजन को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जो पितृ कोशिका है उसमें भी गुणसूत्र संख्या 2 है और जो संतति कोशिका है या पुत्री कोशिका है उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 2 है। तो मतलब गुणसूत्रों की संख्या दोनों में समान है, इसलिए इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। अब देखिए इसमें गुणसूत्रों के जो है कितने पेयर पाए जा रहे हैं, 4 पेयर में पाए जा रहे हैं, 4 जोड़ी है। तो 4 जोड़ी गुणसूत्र जो है जब विभाजन प्रथम विभाजन हुआ तो 2 जोड़ी गुणसूत्र एक कोशिका में चले गए और 2 जोड़ी गुणसूत्र एक कोशिका में चले गए। अब जब द्वितीय विभाजन होता है तो आधे गुणसूत्र जो होते हैं एक कोशिका में चले जाते हैं और आधे गुणसूत्र दूसरी कोशिका में चले जाते हैं। तो जो ये जनक कोशिका और ये जो पुत्री कोशिका हैं, इन दोनों में क्या अंतर है कि इसमें जनक कोशिका में 4 जोड़ी गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, तो इसमें कितने पाए जा रहे हैं, 2 जोड़ी गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। तो यही अंतर है कि गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई है, आधी। इसलिए इसको अर्ध सूत्री विभाजन कहते हैं। सूत्र मतलब है गुणसूत्र। तो ये है अर्धसूत्री विभाजन। ये अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है, जनन अंगों में। तो जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जैसे हमारा कौन सा स्पर्म है और अंड है, तो इसमें ये हमारी जनन कोशिकाएं हैं और इसमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे नए जो है स्पर्म बनते हैं और नए अंड बनते हैं। तो हमारा ये पार्ट जो है पूर्ण हुआ। इस पार्ट में हमने जो सीखा वो देखा
और सीखा कि कोशिका जो है जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। यह बाहरी पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। तो हम कभी कभी जो है देखते हैं कि आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे कि चना है या किशमिश है, पानी में डाल देते हैं तो किशमिश जो है, चना है, वो फूल जाता है। तो क्यों? क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली पानी को अंदर आने देती है। इसको हम परासरण कहते हैं। तो परासरण की विधि के द्वारा जो है पानी जो है, जो प्याली से किशमिश चली जाती है, किशमिश के अंदर चली जाती है और किशमिश क्या हो जाती है, आकार में फूल जाती है। इसी की जगह अगर हम नमक में रख दें, अगर हम जो है अंगूर को नमक में रख दें तो अंगूर क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। या अंगूर को अगर हम धूप में रख दें तो अंगूर सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि अंगूर से पानी जो है हवा में आ गया, जिसके कारण से अंगूर क्या हो गया, सूख गया। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है ये पानी को अंदर भी जाने दे रही है और पानी को बाहर भी निकलने दे रही है। तो हम इसको परासरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हम इसके द्वारा समझ सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। यूकैरियोट में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता। गोल्जी उपकरण जो है झिल्ली युक्त कोशिकाओं का स्तंभ है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। झिल्ली युक्त अंगक कभी हमने पढ़े थे, केंद्रक पढ़ा था, गोल्जी बॉडी पढ़ी थी, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ी थी, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब जो है हमारे झिल्ली युक्त अंगक हैं। केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। राइबोसोम एकल झिल्ली का बना होता है तथा क्रोमोसोम्स के स्थान पर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स भी हमारे दोहरी झिल्ली के बने होते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती हैं। तो आपने जो है इस पाठ को अच्छे से समझा होगा और आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।